अस्तित्व बचाने के संकट से गुजर रही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, जिसमें बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाने की सूरत में कांग्रेस को विघटन झेलना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट पंजाब की सत्ता बचाना है, जहां नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से पार्टी की हालत इन दिनों बिगड़ती ही जा रही है। ऐसे मुश्किल वक्त में राहुल गांधी अचानक विदेश निकल गए। बात खुली तो रणदीप सिंह सुरजेवाला सामने आए और कहा कि वे निजी वजहों से ही विदेश गए हैं, इसमें हंगामा मचाने जैसा कुछ नहीं। असल में हंगामा नहीं मचता, लेकिन राहुल गांधी अपनी यात्रा का शेड्यूल जाहिर नहीं करते और उनके जाने के बाद लोगों को इस बात की खबर लगती है। और इस बार भी राहुल गांधी कोरोना और चुनाव के बीच छुट्टी मनाने के लिए इटली रवाना हो चुके हैं। राहुल ने कतर एयरवेज की फ्लाइट पकड़ी थी। उनकी ये फ्लाइट दोहा के रास्ते होकर इटली पहुंची। जानकारी के अनुसार राहुल अभी कुछ दिनों तक बाहर ही रहेंगे। पंजाब में राहुल गांधी की जनवरी की शुरुआत में भी एक रैली होने वाली थी, लेकिन अब राहुल गांधी विदेश रवाना हो चुके हैं। ये कोई पहली बार नहीं कि जब राहुल गांधी अपनी ट्रिप को लेकर चर्चा में हों। पिछले साल भी राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने विदेश चले गए थे। वो भारत से इटली पहुंचे थे, यहां तक कि वे कांग्रेस स्थापना दिवस तक में भी नहीं रुके थे। पिछले 28 दिसंबर को कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों अनुपस्थित थे। राहुल इस कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले इटली के लिए रवाना हुए थे और सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने की वजह से कार्यक्रम की जिम्मेदारी प्रियंका को संभालनी पड़ी। कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद मीडिया के लोगों ने जब प्रियंका गांधी से इस बात पर सवाल पूछा तो उन्होंने इसका कुछ जवाब नहीं दिया। कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने भी इस सवाल से बचते हुए किनारा कर लिया। मामले ने जब तूल पकड़ा तो कांग्रेस की तरफ से बयान जारी कर बताया गया कि वो अपनी बीमार नानी को देखने के लिए इटली गए हैं, लेकिन एक बार फिर वो चुनाव और नए साल का जश्न मनाने के लिए विदेश चले गए हैं। शरद पवार पीएम मोदी के खासे मुरीद हैं, इसलिए समय समय पर वे पीएम मोदी की तारीफ करते रहते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों के खिलाफ जांच एजेंसी से सक्रिय हैं, केंद्र और राज्य सरकार के बीच के रिश्ते काफी तल्ख हैं, शरद पवार का पीएम मोदी की तारीफ करना मायने रखता है। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए शरद पवार ने कहा कि नरेंद्र मोदी की प्रशासन पर अच्छी पकड़ है और यही उनका मजबूत पक्ष है। शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज की शैली पर प्रशंसा करते हुए कहा कि एक बार जब वो कोई कार्य करते हैं तो उसे पूरा करना सुनिश्चित करते हैं। पवार ने कहा कि मोदी बहुत प्रयास करते हैं और काम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी का स्वभाव ऐसा है कि एक बार जब वह किसी भी कार्य को हाथ में ले लेते हैं तो वह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए, अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाए, तब तक वे नहीं रुकेंगे। पवार ने कहा कि पीएम इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी सरकार की नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और उनके सहयोगी एक साथ कैसे आ सकते हैं। मोदी के पास अपने सहयोगियों को साथ ले जाने का एक अलग तरीका है। वह शैली मनमोहन सिंह जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों में नहीं थी। पवार ने कहा कि मेरी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की राय थी कि तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे अलावा यूपीए सरकार में कोई अन्य मंत्री नहीं था जो मोदी से बातचीत कर सके, क्योंकि वो मनमोहन सिंह सरकार पर लगातार हमला करते रहे। पवार ने कहा कि जब मोदी गुजरात के सीएम थे तो मैं केंद्र में था। जब पीएम सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाते थे तो मोदी भाजपा शासित राज्यों के सीएम के एक समूह का नेतृत्व करते थे और केंद्र पर हमला करते थे। उन्होंने कहा कि तो ऐसी स्थिति में मोदी को कैसे जवाब दिया जाए, इस पर रणनीति बनाई जाती थी। उन्होंने कहा कि यूपीए की आंतरिक बैठकों में वह उपस्थित सभी लोगों से कहते थे कि भले ही उनके और मोदी और उनकी पार्टी के भाजपा के बीच मतभेद हों, किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि मैं बैठक में कहा करता था कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वह एक राज्य के सीएम हैं और लोगों ने उन्हें जनादेश दिया है। अगर वह वहां मुद्दों के साथ आ रहे हैं तो यह सुनिश्चित करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि मतभेदों का समाधान हो और हित और उनके राज्य के लोग प्रभावित न हों। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनकी राय का समर्थन किया। पवार ने कहा, मैं अकेला केंद्रीय मंत्री था जो गुजरात जाता था और राज्य के मुद्दों को देखता था। पवार ने कहा कि मेरी और सिंह की राय थी कि हमें तत्कालीन सीएम
मोदी के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति नहीं रखनी चाहिए। हमारी राय थी कि हमें स्थापित ढांचे से बाहर नहीं जाना चाहिए और हमने ऐसा कभी नहीं किया। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रियंका वाड्रा यूपी के गली गांवों में घूम रही हैं, किसी के घर जाती हैं, किसी से रास्तों में हिल मिलकर बात करती हैं, लेकिन इसमें उनकी पूरी कोशिश ये रहती है कि सामने वाला कुछ ऐसा बोल जाए जिससे लेकर वो योगी सरकार पर हमला कर सके। इसलिए गांव की महिलाओं और लड़कियों से लगातार सवाल करती हैं। इसी चक्कर में गांव की एक सामान्य लड़की ने प्रियंका वाड्रा को ऐसा जवाब दिया कि उनके सवालों की लिस्ट ही खत्म हो गई। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने इस पूरे मामले को लेकर ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें प्रियंका वाड्रा बड़ी होशियारी से एक लड़की से सवाल कर रही हैं और वो लड़की बड़ी सादगी से सबके जवाब दे रही है। संबित पात्रा ने जो वीडियो जारी किया उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा एक घर में बैठी दिखाई दे रही हैं। घर में एक लड़की गैस जलाकर दिए बना रही है। प्रियंका वाड्रा पूछती हैं कि कोई कह रहा था कि मिट्टी के तेल का इस्तेमाल होता है, पर लड़की जवाब देती है कि अब मिट्टी का तेल बहुत दिनों से आ ही नहीं रहा है। फिर प्रियंका वाड्रा पूछती हैं कि ऐसा क्यों? लड़की जवाब देती है कि अब तो सारा काम गैस पर ही होता है जी। लड़की के ये जवाब देते ही प्रियंका वाड्रा वहां से उठकर चल देती हैं। संबित पात्रा ने इशारों ही इशारों में प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पर तंज कसा कि अब यूपी की जनता मिट्टी के तेल पर नहीं जीती। मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना ने अब गांव शहर की महिलाओं की जिंदगी बदल कर रख दी है। संबित पात्रा के ट्वीट के बाद अब लोग सोशल मीडिया पर कांग्रेस को ट्रोल कर रहे हैं। यूपी में अगले साल असेंबली के चुनाव होने हैं। इन चुनावों के लिए कांग्रेस का अभी तक किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया। ऐसे में प्रदेश में पार्टी को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा लगातार राज्य का चुनावी दौरा कर रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार चुनावी रैलियां कर बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने की कोशिश में जुटे हैं। पंजाब में कांग्रेसी किचकिच थमने का नाम नहीं ले रही है। अब सुनी, जाखड़ और नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। असल में सीएम कैंडिडेट बनने के लिए बेताब नवजोत सिंह सिद्धू ने आलाकमान के फैसले से अलग हटकर पार्टी से सीएम का चेहरा घोषित किए जाने की मांग कर दी। इसके बाद विवाद तो होना ही था। सिद्धू की इस मांग के बाद सुनील जाखड़ ने दो टूक शब्दों में करारा पलटवार किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने मांग की थी कि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करना चाहिए। इसके विपरीत कांग्रेस की प्रचार कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़ ने इससे साफ इनकार किया। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि 2017 विधानसभा चुनाव को छोड़कर कांग्रेस कभी भी सीएम चेहरे के साथ चुनाव में नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि 2017 का चुनाव एक अपवाद था। अब ये जाहिर था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। सिद्धू ने कहा कि बारात से पहले दूल्हे का ऐलान होना चाहिए। कांग्रेस के लिए भी जरूरी है कि मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करके ही पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरे। सिद्धू ने कहा कि पंजाब के लोग जानना चाहते हैं कि पंजाब को कीचड़ से कौन और कैसे निकालेगा, कांग्रेस पार्टी का रोड मैप क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करने के चलते ही आम आदमी पार्टी का जो हाल 2017 में हुआ था वह अब कांग्रेस का होगा। उस समय कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया था और पार्टी को अब चाहिए कि 2022 के चुनाव के लिए भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना सीएम चेहरा घोषित नहीं करने का फैसला किया था। सामूहिक नेतृत्व में पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में उतरेगी। कांग्रेस ने पिछला विधानसभा चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा था, लेकिन पार्टी इस बार किसी को अपना सीएम चेहरा घोषित नहीं करेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का गठन कर कांग्रेस को चुनौती देने की तैयारी में हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में कांग्रेस को लगातार झटके पर झटका देते जा रहे हैं। तीनों विधायकों के बाद अब माझा इलाके के दिग्गज नेता ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। माझा इलाके के इस दिग्गज नेता के इस्तीफे से कांग्रेस में हड़कंप मच गया। माझा इलाके के बड़े नेता लाली मजीठिया ने पनग्रेन के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। लाली मजीठिया ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कुछ निजी कारणों की वजह से उन्होंने पद छोड़ा है।
माना जा रहा है कि कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष और रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर लाली मजीठिया ने अपना इस्तीफा दे दिया। लाली मजीठिया जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बातचीत में उन्होंने भाजपा में शामिल होने और चुनाव लड़ने के बारे में अभी कोई बात नहीं की। लाली मजीठिया ने कहा कि वो मौजूदा सरकार में संतुष्ट नहीं थे, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। पंजाब में अगला विधानसभा चुनाव लड़ने के बारे में पूछे जाने पर लाली मजीठिया ने कहा कि ये चुनाव का समय आने पर देखेंगे। लाली मजीठिया माझा के दिग्गज कांग्रेसी नेता माने जाते हैं। वह अकाली नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ मजीठा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि माझा इलाके में इस वक्त कांग्रेस के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा, तृप्त राजेंद्र बाजवा और सुख सरकारिया की तिकड़ी का दबदबा है। पंजाब में कांग्रेस की हालत दिन ब दिन चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। इससे पहले पूर्व मंत्री गुरहरसहाय से विधायक राणा गुरमीत सोढ़ी, कादियां से विधायक फतेह जंग सिंह बाजवा, श्री हरगोबिंदपुर से विधायक बलविंदर लाडी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इन तीनों नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। आर्यन खान ड्रग मामले में नवाब मलिक ने बहुतों पर बड़े बड़े आरोप लगाए थे। उनमें से एक बीजेपी नेता मोहित कंबोज भी थे। नवाब मलिक के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए मोहित कंबोज ने नवाब मलिक के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया। लेकिन जब सुनवाई की बारी आई तो नवाब मलिक अदालत में हाजिर ही नहीं हुए। नवाब मलिक ने अपने वकील के मार्फत अदालत से अगली तारीख देने की मांग की। बीजेपी नेता मोहित कंबोज की तरफ से महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ किए डिफेमेशन मामले में मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नवाब मलिक कोर्ट नहीं पहुंच पाए। हालांकि उन्होंने अपने वकील की मदद से अर्जी देकर दूसरी तारीख की मांग की है। मलिक की इस अर्जी का मोहित कंबोज ने विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने मलिक की अर्जी को मानते हुए सुनवाई की अगली तारीख दी। इस सुनवाई के दौरान एनसीपी के कार्यकर्ता ने इंटरवीन अर्जी दायर की। एनसीपी के दक्षिण मध्य मुंबई जिला के पदाधिकारी अशफाक खान ने इंटरवीन अर्जी दायर की है। अपनी अर्जी में खान ने कहा कि कंबोज ने कोर्ट में यह साफ करना चाहिए कि एनसीपी के कार्यकर्ता कौन हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने अवमानना की अर्जी दायर की है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जनवरी को होनी है। दरअसल कुछ महीने पहले ही भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता मोहित कंबोज ने मलिक पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मामला दर्ज किया था। नवाब ने मोहित कंबोज पर यह आरोप लगाया है कि क्रूज रेव पार्टी मामले में उनके साले को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी हिरासत में लिया था। हालांकि मलिक के इस आरोप के बाद मोहित कंबोज ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया।